देखिए, शिक्षा कमोडिटी नहीं है, राइट? शिक्षा लग्जरी आइटम नहीं है, शिक्षा हक है। अगर हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, देखिए राइट टू लाइफ ये खाली इतना नहीं है ना कि मैं बस जिंदा हूँ। एक तो केंद्र सरकार जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, एक्चुअली में वो आम जनता के लिए पॉलिसी नहीं है, वो व्यावसायीकरण की नीति है। और ये केंद्र सरकार चाहती है कि शिक्षा को व्यावसायीकरण करके आम जनता को शिक्षा की पहुंच से रोक दिया जाए। संविधान ये अधिकार सभी को देता है कि देश के अंदर सबको शिक्षा मिले और समान शिक्षा मिले, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव होता है। जैसे वर्तमान समय में अब एजुकेशन को लेकर जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी उसका निजीकरण किया जा रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है कि अगर लोगों को शिक्षा ही नहीं मिलेंगे तो हम जिस देश की बात करते हैं, जिस बढ़ते हुए देश की बात करें, वो कैसे हम सुनिश्चित किया जाए कर सकते हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की एक अच्छी तादाद में यहाँ पे लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका धरना प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका ये विरोध करते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं जो निजीकरण है उसको बढ़ावा देने वाली है और जो एजुकेशन का जो एक सिस्टम होता है उसको खत्म करने की कहीं ना कहीं कवायद है, ऐसा इन लोगों को सोचना है। इसी कारण ये लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे इन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर.के. राजीव हुआ। सर, आज क्यों आए आप, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्यों अपोज कर रहे हैं? हम लोग यहाँ दो उद्देश्य से आए हैं। हमारा यहाँ आने का दो कारण है। एक तो केंद्र सरकार जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, एक्चुअली में वो आम जनता के लिए पॉलिसी नहीं है, वो व्यावसायीकरण की नीति है। और ये केंद्र सरकार चाहती है कि शिक्षा को व्यावसायीकरण करके आम जनता को शिक्षा की पहुंच से रोक दिया जाए। और केंद्र सरकार ये भी चाहती है कि केवल गरीब के बच्चे को साक्षरता की ज्ञान दिया जाए, उसको हायर एजुकेशन देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए वो नई एजुकेशन पॉलिसी का जो ऊपर का जो रैपर है वो तो बहुत आकर्षित लग रहा है, लेकिन अंदर से देखने पर जो है वो एक्चुअली में जो गरीब जनता है या मध्यम क्लास के जो बच्चे हैं इनके एजुकेशन से वंचित करने का और व्यवसाय करने की ही नीति है। दूसरी बात कि हम दिल्ली सरकार के भी विरोध में आए हैं कि दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों में तो दिल्ली एजुकेशन के सिस्टम को वो एक मॉडल बताती है और दूसरे राज्यों में जाकर के प्रचार करती है, लोगों से वोट भी मांगती है कि हम दिल्ली जैसा एजुकेशन सिस्टम बना देंगे, स्कूल को सुधार देंगे। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत दूर है जो ये केजरीवाल या सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री है जो दूसरे राज्यों में प्रचार करते हैं। हकीकत यह है कि जो स्कूल है उसको तो इन लोगों ने जो है कि कलर वगैरह करा करके बाउंड्री वॉल करा करके ऊपर से तो ठीक ठाक कर दिया, यानी रैपर ठीक कर दिया है, अंदर में बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या है स्कूल के टीचर की कि स्कूल में सभी स्कूलों में टीचर की संख्या बहुत कम है, बच्चों को बहुत कम टीचर मिल पाता है, कभी किसी विषय में 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का, इस प्रकार की समस्याएं बच्चे झेलते हैं। उसके बाद जो है कि स्कूल में जो बच्चे की बैठने का जो बेंच डेस्क है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर इस एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो वहां पर 40 बच्चे को बैठने की व्यवस्था है और 2 बच्चे के बैठने की जगह 3-3 बच्चों को बैठाया जाता है। आपको क्या वजह लग रही है, अगर आपने जैसे कम संख्या बताई टीचर्स की, क्या वजह है? सरकार भर्ती नहीं कर रही है या अभी टीचर के प्रोफेशन में कोई आना नहीं चाह रहा है, क्या वजह है? एक्चुअली दिल्ली सरकार भी खोल करके तो बोलती है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ लागू नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अंदर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही लागू कर रही है। ये दिल्ली सरकार जो है कि स्कूलों को मर्जर का भी काम कर रही है, जो 2-3 स्कूल को मिला करके और एक स्कूल बनाना, तो एक्चुअली में स्कूल बंद करने की नीति है। ऐसे दौर में नए स्कूल खोलना चाहिए, वहां पर ये मर्जर का प्रोग्राम ला रही है, तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी का एक ही हिस्सा है। दूसरा है कि जो एजुकेशन पर बजट होना चाहिए, जो दिनों दिन मतलब जनसंख्या के अनुसार बढ़ना चाहिए, वो केजरीवाल भी बजट में कमी कर रही है, वो बजट तो बढ़ा नहीं रही है। अब जो है कि बजट कमी करने के वजह से वो शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, छात्रों को विशेष सुविधा नहीं दे पा रही है। आपकी एक तरफ शिक्षकों की बजट कटिंग हो रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के केजरीवाल कहते हैं हम शिक्षकों को फिनलैंड भेजेंगे ताकि बेहतर एजुकेशन दिल्ली के बच्चों को मिल सके। नहीं, देखिए यहाँ पर यह है कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, खुद दिल्ली की सरकार मान चुकी है
एक बार केजरीवाल भी कह चुके हैं कि ऑफलाइन एजुकेशन बहुत बेहतर होता है, ऑनलाइन एजुकेशन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में अब जो छात्र लेता रहता है क्लास, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना होता है। सभी छात्रों के पास साधन नहीं होते, लैपटॉप नहीं होता या टैब नहीं होता या स्मार्ट मोबाइल नहीं होता। अगर किसी के पास है तो वो नेट के इतने चार्ज हो गए हैं, इतना महंगा हो गया है कि बच्चे के पेरेंट्स जिनके 10,000 सैलरी है, ठीक है, वो जो है कि बच्चे को पेड नहीं कर पाते हैं, नेट का खर्चा नहीं दे पाते हैं, तो वो कैसे लेंगे नेट का क्लास। और सबसे बड़ी बात है, ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन होता है, जो टीचर समझता है कि हमारा मतलब जो है कि ये जो बच्चा है ये ध्यान दे रहा है पढ़ाई में या नहीं, वो सब ऑन क्लास में ऐसा नहीं होता। हम ऑनलाइन क्लास का भी विरोध करते हैं। मेरा आपका बड़ा सवाल यहाँ पे है कि आपने कहा सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा, क्या मंशा इसके पीछे आपको सरकार की लगती है? एक तरफ सरकार कहती है अमृत काल देश के अंदर है और सब चंगा है और देश जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, अमृत काल तो जो विशेषकर है, जो आपने देखा कि अडानी और अंबानी बड़े पूंजीपति जैसे लोगों के लिए है, ठीक है, आम जनता के लिए तो ये अमृत काल है नहीं। और रहा ये बच्चों की एजुकेशन की बात, तो ये केजरीवाल ने जो है और ये दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, बड़ी महीने से 6ठी क्लास के विद्यार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन ला रही है। उसमें भी क्या किसी बच्चे को जो है प्लम्बर का काम सिखाया जाएगा, टेलरिंग का काम सिखाया जाएगा और वगैरह वगैरह इस प्रकार के काम सिखाए जाएंगे, बिजली फिटिंग का काम सिखाया जाएगा, जो आम तौर पे स्कूल में नहीं बच्चे ऐसे भी सीख जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं। गरीब का बच्चा मजदूर ही बना रहेगा, यही उसकी नीति है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो हैं शराब घोटाले के अंदर चले जाते हैं और लगातार उनकी जो गिरफ्तारी है उसको ये कहकर अपोज किया जाता है कि देखिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को जो है जेल के अंदर डाला जा रहा है जिससे शिक्षा को बेहतर किया, और ना कि सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स बच्चे सभी सड़कों पर आए और एक तरीके से उनकी गिरफ्तारी को जो है अपोज किया। तो एक तरफ इस तरह के टीचर्स और बच्चे, दूसरी तरफ इस तरह के, क्या लगता है कि इवेंट बनाने की कोशिश की जाती है? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है। एक्चुअली कुछ लोगों को समझा बुझा करके उससे वक्तव्य ले करके और उसको डाल देना ये मीडिया में, ठीक है, और दिखाना कि देखो बच्चे कैसे आग्रह करते हैं। उन्होंने क्या किया कि स्पेशलाइजेशन कुछ स्कूल खोले, तो वो स्पेशलाइजेशन वाले कुछ बच्चे होंगे। और स्पेशलाइजेशन भी किस बात का है कि उन्होंने विद्या मंदिर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठेका दिया है पढ़ाने के लिए। तो मुझे भी नहीं लगता कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की एजुकेशन की अच्छी क्वालिटी होगी। देर सवेर वहाँ के बच्चे भी जो है वो ऑनलाइन शिक्षा के चक्कर में वो पिछड़ ही जाएंगे और वो भी पीछे रह जाएंगे। कौन से स्कूल के टीचर हैं आप? मैं स्कूल का तो पहले प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाया है, अभी मैंने छोड़ दिया बीमारी के कारण। अभी घर ही पर मैं कुछ बच्चों को बुला करके पढ़ाता हूँ। ये टीचर किस तरीके से बता रहे हैं कि इस समय जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण जो है लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो दिल्ली सरकार है वो लगातार कुछ और जो है दिखाने की कोशिश कर रही है कि शिक्षा का। मैम, आप क्या कहेंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, आप किस तरह से देखते हैं? ये नया एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली ज्यादातर तो नो एजुकेशन पॉलिसी की तरह लगता है, क्योंकि इसमें शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन का कोई बात नहीं है। सरकारी शिक्षा चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो हायर एजुकेशन के लेवल पे हो, उसको और मजबूत करने का कोई बात नहीं है। जो बातें हम देखते हैं वो ये है कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, किस तरीके से आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों का शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर उनसे छूट रहा है तो छोड़ने में उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो आपका पूरा मल्टीपल एग्जिट का पॉलिसी आता है, तो कहीं से इस शिक्षा नीति को देखकर ये नहीं लगता है कि ये शिक्षा नीति शिक्षा को लोगों का बुनियादी हक मानती हो। चाहे स्कूल हो चाहे हायर एजुकेशन हो, हर तरफ उसमें किस तरीके से प्रॉफिट वाले लोगों को, जो कॉर्पोरेट उस पे दबदबा है, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जैसे छोटी सी बात लीजिए ना, स्कूल का जहाँ पे जिक्र आता है वहां पे ये शिक्षा नीति कहती है कि स्कूलों का रैशनलाइजेशन होना चाहिए, राइट। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे स्कूल है और छात्र नहीं है वहां पे आप स्कूलों का संख्या कम करेंगे। अब भारत जैसे देश में जहाँ का इतना जनसंख्या है, आप बताइए ऐसे हो सकता है कि स्कूल बन गए हो और वहां पे जाने के लिए कोई ना हो?
ये तो तभी मुमकिन है ना कि स्कूलों का स्तर आप इतना गिरा दिए हो कि वहां पे स्कूल होते हुए भी कोई अपने बच्चे को वहां पे भेजना ना चाहे। उनको लगे कि अपने बच्चे को अगर यहाँ पे भेजेंगे तो उसको कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में स्कूल रैशनलाइजेशन की बात करने के बजाय स्कूलों की क्वालिटी को कैसे इनहांस किया जाए उस पर बात होना चाहिए था। जो दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी है उसको लगातार सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि विदेश तक चर्चा हो रही है और लगातार ये बताया जा रहा है दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन दी जा रही है और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है। आपने एक मुद्दा यहाँ पे उठाया कि एक गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में जाए और एक मुख्यमंत्री का बच्चा भी स्कूल, इसको आप किस नजर से देखते हैं कि अगर वाकई इतने बेहतर स्कूल है तो जो मिनिस्टर हैं, एमएलएज हैं या एमपी उनके बच्चे क्यों ना। देखिए एकदम ये वाला डिमांड एआईएफ पार्टी का हमेशा से रहा है, कॉमन स्कूल सिस्टम का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था, लेकिन और ये बहुत सिंपल सा मांग है ना कि अगर सबके बच्चे एक ही तरीके के स्कूल में जाएगा, अगर सरकार जो चलाते हैं, मिनिस्टर हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाना शुरू करें, आप रातों रात सरकारी स्कूल का हुलिया बदलते हुए देखेंगे। हम देखते ही है ना, अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं, अगर उस स्टेडियम में प्रधानमंत्री को आना है तो रातों रात स्टेडियम का हालत कैसा हो जाता है। कहीं पे भी उनको आना हो, रातों रात हम देख रहे हैं अभी G20 का चल रहा है तो फूल पौधे लग गए, रोड इतने सुंदर हो गए। तो यही हालत स्कूलों का भी होगा। देखिए शिक्षा कमोडिटी नहीं है, राइट? शिक्षा लग्जरी आइटम नहीं है, शिक्षा हक है। अगर हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, देखिए राइट टू लाइफ ये खाली इतना नहीं है ना कि मैं बस जिंदा हूँ। राइट टू लाइफ इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। बिना शिक्षा के क्या राइट टू लाइफ विद डिग्निटी पॉसिबल है? तो राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ से जोड़ के देखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको बुनियादी हक मानते हैं तो फिर किसी भी तरीका से इसको बेचना, इसको कोमोडिफाई करना कहाँ से लाजमी है। एक आखिरी सवाल होगी, प्रधानमंत्री देश के परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कुछ चंद बच्चों को ले जाते हैं, दूसरी तरफ हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये भी वही बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। तो क्या लगता है सिर्फ चर्चा, शिक्षा पे चर्चा कर भरने से जो हमारी शिक्षा के प्रति जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है? एकदम नहीं। देखिए चर्चा बुनियादी मुद्दों पर बात रखने का नहीं, बुनियादी मुद्दों से भटकाने का एक पूरा कार्यक्रम है ना। आप देखिए, आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आपके इम्तिहान चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आपने स्ट्रेस करने के लिए क्या काम किया? पहले बोर्ड एग्जाम होते थे, उसके बेसिस पे कॉलेज पे सिलेक्शन होता था, अब आपने एक CUET करके एक और एग्जाम ऐड कर दिया। तो आप जितना मर्जी बोले कि बच्चे स्ट्रेस ना लें, आप तो उनके लिए एग्जाम पे एग्जाम ऐड करते जा रहे हैं। पहले सिर्फ वो लोग कोचिंग लेते थे जिनको मेडिकल और IIT में भर्ती लेना है, अब CUET क्रैक करने के लिए भी उन्हें कोचिंग लेना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में ये याद रखिए कि स्कूली शिक्षा बहुत गैर बराबर है। जो एक एलीट दिल्ली के इंग्लिश मीडियम स्कूल से जो छात्र नर्सरी से 12वीं तक पढ़ा है और एक MCD के स्कूल में पढ़ा है, वो एक जगह पे तो नहीं है। आप उन पे एग्जाम और डालते जाएंगे तो आप तो इस गैर बराबरी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। बात करने के तो देखिए तमाम यहाँ पर टीचर्स हैं और वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन की एडवोकेसी करते हैं, एजुकेशन की जो है वकालत करते हैं और वो किस तरह से आपको बता रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा देने की एक पहल है। और ऐसे में जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, तमाम वो लोग हैं जो एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है।